हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन को रख रहे हैं, जिसमें अभी आप ज्योग्राफी चल रहा है। और ये वन लाइनर हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप डी में आएगा और एनटीपीसी में नहीं आएगा। ये हर एग्जाम के लिए बेस्ट है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ से आपको देंगे, पीडीएफ देंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो 5 सब्सक्राइबर करना है मेरे चैनल पे। व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है, फिर से दे देते हैं। लास्ट में 09। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पे आपको सेंड करना है 5 सब्सक्राइबर करवा के अपने दोस्तों से। हम आपको 140 पेज का फ्री पीडीएफ देंगे। उसके बाद रीजनिंग का देंगे पीडीएफ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ देंगे। मतलब पीडीएफ मेरे पास है, आप जो बोलेंगे हम पीडीएफ देते जाएंगे। ये जो बता रहे हैं वो हाथ से बनाया हुआ नोट है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये 140 पेज का पीडीएफ है जिसमें आर्ट्स का हर सब्जेक्ट है, और वो भी इसी तरीके से है, सुंदर अक्षर में है और वन लाइनर है। तो आप अगर आपको चाहिए तो इस पे मैसेज करना है, सिर्फ मैसेज, कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो लिपारी द्वीप में है। अब आपको साथ में एक चीज और बताते हैं कि जो हमने नोट बनाया है वही वन लाइनर हम आपको बता रहे हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो आपको मैसेज करना होगा, कमेंट में आपको बोलना होगा कि सर हमें थोड़ी सी 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, तो हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। क्या है कि यूट्यूब पे हमने देखा है कि 4 ऑप्शन के साथ बहुत सारे वीडियो है जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। जो मेन क्वेश्चन होता है वो भूल जाते हैं, और इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बताया जाता है कि वो भी जल्दी याद नहीं हो पाता है। तो हमने जो लिखा है वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और वही बताते हैं। तो चलिए बताते हैं। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, तो कौन सा द्वीप में स्थित है? तो लिपारी द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत स्थित है, तो किस मंडल में है? तो समताप मंडल होगा। हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था भारी जल का सूत्र। भारी जल का सूत्र होगा, अब हम बता देते हैं, D2O। भारी जल का सूत्र होगा D2O। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल को। मध्य मंडल को रसायन मंडल भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि
रसायन मंडल कहलाता है तो मध्य मंडल को। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान होगा। अंडमान मतलब अंडमान निकोबार में जो द्वीप है वो मध्य द्वीप हो, मध्य अंडमान होगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान होगा। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है तो कैस्पियन सागर में। ये खारे जल का सागर है कैस्पियन सागर, आपको मालूम होगा। तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी ह्यांग्यो नदी है। अगर आपसे पूछेगा विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी ह्यांगो नदी होगा। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। हमने पिछले वीडियो में आपको से पूछा था कि भारी जल का सूत्र क्या होगा। अब हम पूछते हैं कि डेल्टा नदी, जो डेल्टा बनता है भारत की नदियों से जो गिरने वाला होता है, जो समुद्र में गिरता है, वो डेल्टा बनता है तो इस तरफ बनता है कि इस तरफ बनता है, अर्थ की बंगाल की खाड़ी में बनता है या अरब सागर में बनता है, ये आपको जवाब देना है। हम इसका आंसर फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। डेल्टा किस तरफ बनता है और एस्चुरी किस तरफ बनता है, छोड़िए फिलहाल डेल्टा किस तरफ बनता है। तो डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है, हमने आपको बता दिया। सार्किक स्थित है कच्छ के रन में। अगर आपसे पूछेगा कि सार्किक स्थित है कहाँ स्थित है तो कच्छ के रन में स्थित है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है, कितनी ऊंचाई है उसकी 1722 मीटर। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर ऊंची है। इलायची की पहाड़ी स्थित है केरल में है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा केरल। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है तो अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है अमरकंटक से। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदीमुख भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदीमुख हुगली नदी के किनारे। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदीमुख हुगली नदी के किनारे। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ है चिल्का झील के पास, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का झील होगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह
विशाखापट्टनम। इस हम एक सवाल और पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसका जवाब हमको चाहिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कमेंट में डालिएगा, हम चेक करेंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको कमेंट में बताना है, हम चेक करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। सबसे पहले मानसून पहुंचता है केरल में। हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो है, यहां से सबसे ज्यादा मानसून पहुंचती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसको बोलते हैं, यहां से पहुंचती है। तो यहां से दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुंचती है। तो सबसे पहले मानसून कहां पहुंचती है? केरल में पहुंचती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिस इंडिया, जिसको शॉर्ट में FSI कहते हैं, वो है देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र, तो महाराष्ट्र में है। इलायची एवं काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। इलायची एवं काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा इलायची कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर होगा केरल। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा काजू कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर होगा केरल। विश्व में सर्वाधिक हिरन, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में सर्वाधिक हिरन भारत में है। विश्व में सर्वाधिक हिरन भारत में है। आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक हिरन, तो इसका राइट आंसर होगा भारत में। वन्य जीव अभयारण्य खासकर रंथ एक मिनट रुकिएगा, क्या हुआ? अच्छा, चलिए, हाँ, तो चलिए शुरू करते। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अभयारण्य रणथंभौर रणथंभौर प्रसिद्ध किसके लिए है? तो बाघ के लिए। वन्य जीव अभयारण्य रणथंभौर प्रसिद्ध है बाघ के लिए। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। फिल्मी सिटी भी पूछा जाएगा तो मुंबई होगा। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है।
पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर। पोंग बांध कहाँ स्थित है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध कहाँ स्थित है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध स्थित है रावी नदी पर। रावी नदी कहाँ है? रावी नदी पर कहाँ पड़ी? पंजाब में। पोंग बांध ब्यास नदी, थीन बांध रावी नदी। पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध कहाँ है स्थित? पंजाब में। मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। इसका राइट आंसर होगा लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। भारतवर्ष का जल क्षेत्र सीमा है 12 नाविक मील। भारतवर्ष का जल सीमा क्षेत्र तो 12 नाविक मील। चलिए शुरू करते हैं। वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर। वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई शहर 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 है। पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी में। ब्यास नदी पर आपसे पूछा जाएगा पोंग बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर? तो ब्यास नदी पर। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी, थीन बांध रावी नदी। पोंग बांध कहाँ स्थित है? ब्यास नदी पर, तो हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध कहाँ स्थित है? रावी नदी पर, तो पंजाब में स्थित है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी। देखिए ट्रिक बनाइए। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी में 2 बार पोपो आ रहा है, यानी 2 बार मकर रेखा को काटेगा। पोपो 2 बार काटेगा। मकर रेखा को 2 बार कौन काटेगा? पोपो काटेगा। पोपो मतलब लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी काटेगा 2 बार मकर रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतवर्ष की जलीय भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा 12 नाविक मील है। समुद्र में भी एक सीमा होती है, जिस प्रकार से स्थल पे सीमा होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब LOC भारत और पाकिस्तान के बीच है, उसी प्रकार से समुद्र में भी सीमा होता है। तो वही क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की जल सीमा क्षेत्र कहां तक है? तो 12 नाविक मील है, इसको याद कीजिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा है। हिमालय श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 18,291 फीट ऊंचाई है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा है काराकोरम, जिसकी ऊंचाई 18,291 फीट है। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। अब देखिए हम आपको समझाते हैं।
ये पृथ्वी है, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया ग्रीनविच, ये पृथ्वी हो गया, ये ग्रीनविच हो गया। हमने आपको बताया था कि ग्रीनविच से समय का निर्धारण होता है। इस प्रकार से देशांतर जाता है, इस प्रकार से अक्षांश जाता है, और भारत की स्थिति यहां पड़ी है। तो यहां से समय का निर्धारण होता है ग्रीनविच से। जब यहां से समय का निर्धारण होता है तो यहां से एक देशांतर जाने में 4 मिनट का समय, 4 मिनट का अंतर होता है। उसी प्रकार से भारत में समय कुछ और होता है और दूसरे देश में कुछ और होता है। तो एक देशांतर में अंतर 4 मिनट का होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा विश्व का समय निर्धारण कहां से होता है, तो ग्रीनविच से होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश। इसमें भी देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा, स्थलीय सीमा बांग्लादेश लगाता है, जो कि 4096 किलोमीटर लगाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश लगाती है, जो 4096 किलोमीटर लगाती है। सबसे छोटा सीमा, स्थलीय सीमा अफगानिस्तान लगाती है। सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान लगाती है। सबसे, आपको मालूम है कि भारत की 7 पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा लगाती है और 2 है जो जलीय सीमा लगाती है। तो वही है कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा, स्थलीय सीमा कौन सा लगाता है, कौन सा देश, तो बांग्लादेश है। और सबसे कम सीमा लगाती है जो अफगानिस्तान है। पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। पूर्व का बोस्टन कौन कहलाता है? अहमदाबाद कहलाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफे है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफे है, नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। आपसे पूछा जाए कि नेफा किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। आपसे पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा जो उत्पादक है केरल है। क्यों केरल है? कि आपको मालूम है केरल समुद्र के तट पे है। तो समुद्री उत्पादों का जितना भी सबसे बड़ा उत्पादक है जो केरल है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है। क्या चीज की अधिकता होती है भैया? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। आप मेरे को बताइए कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की। आपको मालूम है कि भारत जो है, आपको मालूम नहीं है, भारत जो है, भारत वो दाल उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है। दाल उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है। लेकिन भारत की इतनी जनसंख्या है कि प्रथम स्थान पे होते हुए भी दाल दूसरा देश से हमें आयात करना पड़ता है, तब जाके हम लोग की पूर्ति होती है। प्रथम देश होते हुए भी भारत दाल को आयात करता है, निर्यात नहीं करता है। तो आपसे पूछा जाएगा जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की।
लाल मिर्ची के उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। लाल मिर्ची के उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। आपको मालूम है पिछले वीडियो में हमने बताया था या पिछली बात बताया था कि काजू के उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, सबसे आगे राज्य कौन सा है बताइए? केरल है, केरल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। देखिए आ गया क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। आपसे पूछेगा कि कावेरी जल विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। कावेरी कर्नाटक, कावेरी कर्नाटक, कावेरी कर्नाटक, कावेरी कर्नाटक। ट्रिक बना के पढ़िए तो मजा आएगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल एवं साबरमती नदियों द्वारा। अरावली पर्वत विभाजित है चंबल एवं साबरमती नदियों द्वारा। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल एवं साबरमती नदियों द्वारा। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल एवं साबरमती नदियों द्वारा। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, तो असम में है। एक सींग वाला गेंडा आपसे पूछा जाए, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क, नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क जैसलमेर में है। आपसे पूछा जाए कि नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क तो जैसलमेर में है। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई में है। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई में है। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई में है। डिगबोई की एक बताओ है कि भारत में सबसे प्रथम तेल कुआं डिगबोई में है। कुआं को कूप भी बोलते हैं, तो भारत में सर्वप्रथम तेल कूप डिगबोई में है। और तेल शोधक कारखाना पूछेगा तो बरौनी होगा। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई में होगा, जिसका स्थापना 1901 में किया गया है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट की एक कहानी है। भारत में एंथ्रासाइट सिर्फ 2% ही पाया जाता है, वो भी ग्लेशियर क्षेत्र में। पूरे विश्व का अगर 100% कोयला एंथ्रासाइट है तो इसमें भारत के पास सिर्फ 2% पाया जाता है, वो भी ग्लेशियर वाला क्षेत्र में पाया जाता है। और एंथ्रासाइट जो है, जो सर्वोच्च कोटि का कोयला हो गया, उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट हो गया। तो भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, ये सवाल होगा आपका। भारत में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, तो भारत में बिटुमिनस सर्वाधिक प्रकार का कोयला पाया जाता है।
भारत में बिट्टुमिनस सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। स्वेज नहर का निर्माण है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869। इसका ट्रिक बताइए, इसका ट्रिक बनाइए, कैसे बनेगा ट्रिक? नहीं बन रहा है, देखिए बताते हैं। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। भैया हम गांधी जी के बर्थडे में गए थे और उनको गिफ्ट में हम स्वेज नहर दिए हैं, याद हो गया? अब भूलिएगा कभी? अरे हम तो भूल गए, हम नहीं दिए थे, आप दिए थे। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ है, वो भी आप किए थे और गांधी जी को बर्थडे गिफ्ट दिए थे। स्वेज नहर का निर्माण कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो आप फ्रांस में रहते हैं? छोड़िए, अभी तो फिलहाल इंडिया में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956 में हुआ, लगभग 90 साल बाद। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ, लगभग 90 साल के बाद। याद रख लीजिए कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ, लगभग 90 साल के बाद 1956 में। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ। अब लिखिएगा कि, अब बोलिएगा कि सर पनामा नहर का निर्माण कौन किया था, आपकी किसका बर्थडे में हुआ था? तो देखिए भैया, पनामा नहर बर्थडे में नहीं हुआ था, पनामा नहर का निर्माण युद्ध में हुआ था। कौन सा युद्ध में हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। आपको याद रखना है कि पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। आप ट्रिक जो भी आप बनाइए, पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। भारत की ज्वालामुखी, भारत की ज्वालामुखी नहीं, भारत की जलवायु, सॉरी टंग मिस्टेक हो गया। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। 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 भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का अभ्यारण्य आरंभ, भारत में दक्षिण पश्चिम का मानसून का आरंभ मध्य जून से सितंबर तक होता है। अभी मानसून था, अब देखिए बारिश पे बारिश हो रहा है, आपको मालूम है। तो वही है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ मध्य जून से सितंबर होता है। तो आपको हमने बताया था कि इस प्रकार से मानसून प्रवेश करती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, और इसका आरंभ मध्य जून से सितंबर में होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का अभ्यारण्य मध्य जून से सितंबर में होता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंडा जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंडा जनजाति है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च मनाया जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, कब बढ़ती है? गर्मी में बढ़ती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है भैया? गर्मी में बढ़ती है।
क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? गर्मी में बढ़ती है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ती है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या महत्व, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में है और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, गर्मी के दिन में बढ़ती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको मालूम है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करने पे हम आपको पूरी पीडीएफ देंगे। 140 पेज का पीडीएफ ये है, फिर रीजनिंग का पीडीएफ है, वो भी हाथ से बनाया हुआ पीडीएफ है, और ऐसा बनाया हुआ पीडीएफ है कि आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, सारा रूल के साथ है। और उसके साथ हम ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन देंगे, सब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का नहीं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देंगे ऑप्शन वाला के साथ। तो अगर आपको चाहिए तो सिर्फ आपको 5 सब्सक्राइबर करवानी है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।